हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे आर्कटिक के बढ़ते तापमान के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि आर्कटिक का तापमान जो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बर्फ पिघल रही है, इसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं भारत के लिए, दुनिया भर के लिए, और क्या इकोनॉमिकल, स्ट्रेटेजिक या फिर इन्वायरमेंट चैलेंजेस है इसके कारण, और क्या नई नई चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं इसकी वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपने हाल में एक न्यूज़ सुनी होगी कि वर्खोयांस्क जो एक जगह है रशिया में, वहाँ का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। ये साइबेरिया में आता है, ये आर्कटिक रीजन के अंदर आता है। यहाँ का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि नॉर्थ इंडिया में भी 38 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता है गर्मियों के सीजन में। तो अगर साइबेरिया जैसी जगह पर इतना तापमान बढ़ रहा है तो वहाँ के जो ग्लेशियर्स होंगे वो निश्चित रूप से पिघल जाएंगे। तो आज हमारा अध्ययन इसी के ऊपर है। पर आपका एक सवाल होगा कि आखिर वो पिघल रहा है तो इसके पीछे हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज का कारण हो सकता है, तो हम इसे क्यों पढ़ें। देखिए, ये टॉपिक हमारे लिए प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए इसलिए क्योंकि ये 3 चीज़ों को कवर करता है। एक तो एनवायरनमेंट का सेक्टर, दूसरा इंडियन इकोनॉमी पे भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है, हम उसको भी आज कवर पढ़ेंगे कि आर्कटिक के बर्फ पिघलने से इंडियन इकोनॉमी कैसे इंपैक्ट करेगी। इसके अलावा आईआर का भी एक बड़ा हिस्सा इस आर्कटिक के बर्फ पिघलने, आर्कटिक की गर्मी पर निर्भर करता है। तो वो सारे एरियाज हम आज हम देखेंगे कैसे बर्फ पिघलना आर्कटिक में हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को भी इंपैक्ट करता है, हमारी इकोनॉमी को भी इंपैक्ट करता है, एनवायरनमेंट को तो करता ही है। और प्रीलिम्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है और शायद अभी तक का रिकॉर्ड है। तो ये इवेंट भी न्यूज़ में था, जगह के नाम हमें पता होना चाहिए कहाँ हुआ ये, और अगर वहाँ कोई मिशन है और आपको मुझे बताना है आर्कटिक में इंडिया कौन सा मिशन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम क्या क्या कवर करेंगे पहले ये देखते हैं। आज हमारा फोकस होगा पहले समझना कि आर्कटिक क्यों इतनी तेजी से गर्म हो रहा है बाकी दुनिया की अपेक्षा। अंटार्कटिका के मुकाबले भी आर्कटिक की बर्फ बहुत ज़्यादा पिघल रही है। इसके क्या क्या डायमेंशंस हैं भारत के लिए, किस प्रकार का खतरा है ये, किस प्रकार के यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही हैं, वो सब क्या है। एक नया जोग्राफिकल चेंज जो आर्कटिक सर्कल में आ रहा है बर्फ पिघलने की वजह से, एक जो भौगोलिक स्थिति बदल रही है उसकी वजह से जो जियो पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं दुनिया में, वो क्या है। और हाल ही में एक और चीज़ हुई थी, जो रशियन ऑयल लीक हुआ था, ये क्या चीज़ है और ये कैसे इंपैक्ट करता है, ये कैसे दर्शाता है, इन्हीं सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़ता है। इन सभी टॉपिक्स पे हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, आर्कटिक का गर्म होना। देखिए, ये आर्कटिक का रीजन है। नॉर्मली आपको पता है आर्कटिक पूरा वाइट रहता है सालों भर, हमेशा हमेशा की बर्फ जमी रहती है, पोलर रीजन है। अब आप देखिए साइबेरिया का रीजन, हम जिस जगह की बात कर रहे हैं उसका नाम है वर्खोयांस्क। वो एक पहाड़ी वाला क्षेत्र है, वो रेंज यहाँ है, ठीक है। इस रेंज में गर्मी बढ़ी हुई और इतनी गर्मी बढ़ी कि वहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया गर्मी का, क्योंकि ठंडी के मौसम में दुनिया की सबसे ठंडी जगह होती है। तो ये बहुत ही हैरत अंगेज बात है कि इतना तापमान कैसे बढ़ा। अब देखिए क्यों ऐसा कहा जा रहा है। ये पूरा परमाफ्रोस्ट है। परमाफ्रोस्ट मतलब होता है जहाँ की जमीन परमानेंटली जमी होती है, मतलब जमीन जमी हुई है। जो ये जमी हुई जमीन है वो वर्खोयांस्क के रीजन में भी पाई जाती है। ये पूरा परमाफ्रोस्ट का रीजन है, ठीक है। इस रीजन में बर्फ की एक मोटी परत बन चुकी है, वही मिट्टी है वहाँ की, उसे परमाफ्रोस्ट कहते हैं। और ये रीजन काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। यहाँ तापमान बढ़ने का मतलब है बर्फ़ पिघलेगी, ग्लेशियर पिघलेंगे और बर्फ़ पिघल के समंदर में जाएगी। तो यहाँ ये तापमान बढ़ रहा है। और ये देखिए, अगर आपको हमारे प्री के लिए पहले क्या इंपॉर्टेंट है ये देख लीजिए। उरल माउंटेन्स कहाँ हैं रशिया में, उरल माउंटेन्स का आप लोकेशन देखिए, ठीक है। अभी क्या चीज़ न्यूज़ में आई है, वर्खोयांस्क। वर्खोयांस्क क्या है, एक रेंज है। तो वर्खोयांस्क रेंज भी आपको पता होनी चाहिए। इसके आसपास कौन कौन सी बड़ी पहाड़ियां हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए रशिया की बात हो रही है तो चाइना की आप बड़ी पहाड़ी जो यहाँ आसपास देख सकते हैं कौन सी है। हालांकि आसपास नहीं, बहुत दूर है, पर उरल के बाद जो एक बड़ी लंबी पहाड़ी श्रृंखला आई है वो अल्ताई माउंटेन्स के आसपास आती है, ठीक है। और इसके आसपास कई छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। हमें उतना पता नहीं चाहिए, पर आपको ये पता होना चाहिए सी कौन सा है, ठीक है। आप मुझे बताइए कि बेरेंट सी कहाँ पर है या पर काम हो। और पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन में जो सीज हैं उनके नाम आप रिवाइज करिए। जितने ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना आपको फायदा होगा। हर टॉपिक को प्रति टाइम रिवाइज करते चलिए। अभी कौन सा हमारा टॉपिक था, आर्कटिक। आर्कटिक के किस रीजन का तापमान सर्वाधिक रिकॉर्ड किया गया, वर्खोयांस्क। कहाँ का है वो, रशिया का। वर्खोयांस्क के पास कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, तो साइबेरियन प्लेट्यू है। साइबेरियन प्लेट्यू के पास चर्च की रेंज है और नीचे चाइना का अल्ताई माउंटेन्स है, उधर उरल माउंटेन्स है। तो अगर आपको याद भी नहीं करना तो आप एक फ्रेम बना लीजिए कि ये अभी लोकेशन है, यहाँ पर अल्ताई माउंटेन्स है, यहाँ उरल माउंटेन्स है, यहाँ चर्च की रेंज है और यहाँ पर साइबेरियन प्लेट्यू है। तो एक तरह से अगर आप
एक डायग्राम मारते चलेंगे तो आपको बाद में कट करने में बहुत मदद मिलेगी। अगर यहाँ उरल माउंटेन्स है तो आप मुझे बताइए कि यूरोप में कौन सी पहाड़ियाँ होती हैं, एटलस माउंटेन्स कहाँ होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब एक बड़ी बहुत ज़रूरी बात है कि आर्कटिक की बर्फ़ पिघल क्यों रही है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। एक ब्रॉड बात जो हम सबको पता है कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? क्योंकि गाड़ियाँ चल रही हैं, फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, काफ़ी गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, फैक्ट्रीज़ हैं, लोगों की जनसंख्या बढ़ी है तो उत्सर्जन बढ़ा है, इस वजह से गर्मी बढ़ी है, इस वजह से बर्फ़ पिघल रही है। हमने इसके बारे में यूनाइटेड नेशंस में कई कन्वेंशंस हुए हैं, ट्रीटीज़ हुई हैं, जिसके बारे में हमें पता है। ये एक ब्रॉड रीजन है, मतलब एक मोटी मोटी बात ही पता है, पर स्पेसिफिकली इसमें क्या कारण है वो हम आज कवर करेंगे, जो हो सकता है इसका कारण। अब खास बात यह है कि आर्कटिक की जो बर्फ पिघल रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो अगर आप पर कैपिटा इमिशन देखें तो ऑब्वियसली आपको पता है कौन से देश सबसे ऊपर आएंगे। अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरेबिया, रशिया, ये सारे रीजन वो हैं जहां पे पर कैपिटा इमिशन बहुत ज्यादा होता रहा है। तो इन सभी रीजन्स के बारे में आपको ऑब्वियसली पता होगा कि ब्रॉडली आते हैं, इनकी हिस्सेदारी प्रोड्यूशन में ज़्यादा है, तो इनको जिम्मेदारी भी उतनी ज़्यादा लेनी पड़ेगी इसको रिजॉल्व करने की। हालांकि अलग टॉपिक है, मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। अब बात आती है आर्कटिक के बढ़ते तापमान की। वो तो हो गया तापमान दुनिया भर का बढ़ रहा है, पर आर्कटिक का तापमान कहा जाता है कि दोगुनी तेजी से बढ़ रहा है दुनिया के मुकाबले। क्यों बढ़ रहा है? तो ये जो बढ़ रहा है दोगुनी तेजी से, इसको कहते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन मतलब होता है एम्प्लीफाई करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। आर्कटिक का तापमान एम्प्लीफाई कर रहा है, जितना बढ़ रहा है दुनिया का उससे ज़्यादा एम्प्लीफाई कर रहा है, या फिर इसे पोलर एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आया व्हाट इज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, तो इसका मतलब होता है आर्कटिक में जो तापमान ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, एक्सट्रीम वार्मिंग हो रही है, उसे कहते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। अब समझते हैं कि आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन होता क्यों है। ये देखिए, आर्कटिक में क्या है, एक चीज़ जो होगी वो एक चक्र बनाती है, उस चक्र से हर दूसरी चीज होती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वाटर साइकिल पढ़ें, वाटर साइकिल मतलब बारिश कैसे होती है, आसमान से पानी गिरा, फिर जमीन पे आया, नदियों में पानी गया, धूप से फिर एवोपरेशन हुआ, तो वो एक पूरी साइकिल बनती है, वो एक दूसरे की पूरी पूरक होती है। उसी प्रकार से अगर हम आर्कटिक में देखें तो यहाँ पर एक जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। एम्प्लीफिकेशन कैसे हो रहा है? जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ परमाफ्रॉस्ट है, वहाँ पर बहुत सारी स्नो है। तो स्नो में होता है अल्बीडो। अल्बीडो मतलब होता है कोई भी जगह जब किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है तो उसे उसका अल्बीडो कहते हैं। कितना ज़्यादा आपका रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी है लाइट को, उतनी उस चीज़ की ज़्यादा अल्बीडो कही जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके पास एक काली कार है और आपके पास एक सफ़ेद कार है, तो गर्मी के सीज़न में सफ़ेद कार लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, परावर्तित करेगी, तो आप ज़रा ठंडक महसूस करेंगे सफ़ेद कार में, ना कि बदले में काली कार के। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि लोग अपने घरों में वाइट कलर कराते हैं सीलिंग पे, अक्सर जो गर्म जगह होते हैं, या फिर आप देखेंगे सफ़ेद कपड़े अपने अरब लोग जो हैं वो पहनते हैं। ये दिखाता है कि वाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो आर्कटिक में बर्फ़ है, बर्फ़ रिफ्लेक्ट करती थी, इसलिए वहाँ तापमान उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता था। अब क्योंकि बर्फ़ घट रही है तो रिफ्लेक्शन कम होगा, तो वो धूप या लाइट सीधा पानी में आएगी और पानी उसे सोखेगा, सोखने के कारण टेम्परेचर बढ़ेगा। उस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो बर्फ़ बच रही है वो भी गर्म होकर पिघलेगी, वो बर्फ़ घटती जाएगी और अल्बीडो कम होता जाएगा, पानी और गर्म होता जाएगा, बर्फ़ और पिघलती जाएगी। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि गर्मी बढ़ी है, थोड़ी बर्फ़ पिघलेगी, उस बर्फ़ के पिघलने के कारण उस बर्फ़ का जो अल्बीडो था, वो बर्फ़ जो परावर्तित करती किरणों को, वो कम हो गई। तो अब जितनी बर्फ बची है वो कम एरिया को परावर्तित करेगी, तो जो एरिया खाली बचा वहाँ पे पानी जो है उसे सोख लेगा गर्मी को, पानी गर्म हो जाएगा पहले के मुकाबले ज़्यादा। वो गर्मी जो बाकी बची बर्फ़ है उसको नुकसान करेगी और वो पिघलेगा। तो इसकी वजह से एक तो स्नो मेल्ट हुई, और जो दूसरा पानी एरिया है स्नो का वो और भी मेल्ट होगा। अब क्योंकि पानी गर्म है तो हवा गर्म होगी, हवा गर्म होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो वहाँ पे काफ़ी धुंध बनेगी। धुंध जब बनेगी तो बर्फ के ऊपर रोशनी पहुंच नहीं पाएगी, इस वजह से रिफ्लेक्शन कम होगा और गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी फिर बर्फ पिघलेगी। तो ये एक साइकिल चलती जाती है। मैं एक सिंपल स्टेप में बता रहा हूं आपको कि अगर एल्बिडो मतलब किसी चीज़ की रिफ्लेक्टिविटी, कोई चीज़ कितना लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, अगर एक बर्फ का 100 मीटर का टुकड़ा है, अगर 5 मीटर का टुकड़ा गर्मी की वजह से पिघल गया, तो ऑलरेडी अब हमारे पास 95 मीटर ही टुकड़ा बचा है जो कि धूप को रिफ्लेक्ट कर पाएगा। 5 मीटर तो हमारा चला गया, और वो 5 मीटर की जगह जो है वो गर्म हो जाएगा पानी, वो पानी और उसके आसपास के बर्फ को गर्म करेगा, वो भी बर्फ पिघल जाएगी।
वो बर्फ पिघलेगी और पानी गर्म होगा और बर्फ पिघलेगी, तो वो एक साइकिल बनती जाती है। और क्योंकि ज़्यादा बर्फ पिघल रही है, हवा गर्म हो रही है, तो आसपास का वातावरण और गर्म होता चला जाता है। तो ये है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। इसलिए जो गर्मी है वो एम्प्लीफाई हो जाती है। जो 3 कारण आर्कटिक की तेजी से गर्म होने के हैं, उनमें एक कारण है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। का कारण क्या है? एल्बिडो। ओशन करंट्स ना सिर्फ पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओशन के आसपास, बल्कि इसके अलावा गर्मी को भी पूरे ओशन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो गर्म पानी होता है उससे सरफेस टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, तो एक नेचुरल फ्लो बना रहता है। पर जो दूसरा रीजन है आर्कटिक की तेजी से बढ़ने का, उसका कारण है चेंजिंग करंट्स। जो ओशन करंट्स हैं वो अपने नॉर्मल रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहे। आमतौर पे क्या होता था, जो स्थिति होती थी उसमें आर्कटिक और पैसिफिक दो जगह जो होती हैं, आर्कटिक का में जो नॉर्मल टाइम्स में जो पानी में जो गर्म वाटर था वो पैसिफिक से आता था, और ठंडा पानी आर्कटिक में निकल के अटलांटिक में चला जाता था, आर्कटिक से निकल के अटलांटिक में चला जाता था। लेकिन क्योंकि अब बर्फ बहुत ज़्यादा पिघल रही है आर्कटिक ओशन में, तो आर्कटिक ओशन में बहुत सारा पानी फ्रेश वाटर आ रहा है। और आपको पता है फ्रेश वाटर हमेशा से सी वाटर यानी जो सॉल्ट वाटर होता है उसके ऊपर तैरता है। ठीक है, अब कहानी ये है कि जो पानी आया वो कौन सा था? सॉल्ट वाटर। वो नीचे आएगा, उसके ऊपर जो फ्रेश वाटर है जो पिघला है वो ठंडा पानी होगा। अब यहाँ देखिए, ये एक लेट्स से एक पैच बनाता हूँ मैं। ऊपर जो है ये माइनस माइनस जो आप देख रहे हैं ये ठंडा पानी है, जो कि हाल्फ के बर्फ से पिघला हुआ पानी। नीचे प्लस 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 ये वो वाटर है जो गर्म वाटर है। तो यहाँ अगर ये एक जगह ट्रैप हो गया कहीं पानी के आसपास, तो तापमान उसका ज़्यादा बढ़ा रहेगा और जो बाकी का हिस्सा है वो भी पिघल जाएगा। तो होता ऐसा है कि वाटर जो है जब मूव करता है तो वो फंस जाता है। देखिए यहाँ देखिए आप, ये जो 2 घेरे मैंने बनाए हैं, इन घेरों में पानी, गर्म पानी और ठंडा पानी मिक्स हो जाके एक चक्कर घूमता रहता है। इसे कहते हैं ब्यूफोर्ड गायर। ये जो गायर यहाँ क्रिएट हो जा रही है, इसकी वजह से यहाँ पर वार्म वाटर बहुत देर तक रह जाता है, जिससे बर्फ ज़्यादा पिघलती है, और इस पिघलने की वजह से तापमान और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो मिक्स होता है फ्रेश वाटर का और वार्म सॉल्ट वाटर का, उससे सरफेस टेम्परेचर बढ़ता है और बर्फ ज़्यादा पिघलती है। तो ये दूसरा कारण है जिसके कारण आर्कटिक में बर्फ ज़्यादा पिघल रही है। आइए अब एक तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा कारण है कि जो ओशन करंट्स हैं, अब मान के चलिए एक ओशन। तीसरा कारण जिसकी वजह से आर्कटिक गर्म हो रहा है वो है आर्कटिक के आसपास का ओशन करंट्स ठीक से काम न करना। उसकी वजह से जो वेदर है आसपास का मौसम वो भी खराब हो जाता है, और जो एक प्रक्रिया चलती रहती है बैलेंस की, वो खराब हो जाती है। चलिए देखते हैं होता कैसे ऐसे। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, वहां पर एक ठंड के मौसम में एक पोलर वर्टेक्स बनता है जो काफ़ी स्टेबल होता है। पोलर वर्टेक्स कैसा होता है ये देखते हैं। देखिए यहाँ नॉर्मली एक लार्ज प्रेशर डिफरेंस होता है इस रीजन में, जो आपका गर्म रीजन है और ठंडे रीजन में। तो यहाँ पर एक पोलर वर्टेक्स बन जाता है। ठीक है, ये प्रेशर डिफरेंस जो होता है ना, ये बना के रखता है एक स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम को। जो जेट स्ट्रीम बिल्कुल एक पाथ पे घूमती रहती है गोल गोल, और इससे क्या होता है, ठंडी हवा आर्कटिक के ऊपर बनी रहती है। ये आम स्थिति में होता था। लेकिन अब होता क्या है कि जैसा टेम्परेचर वेदर वहाँ पे ओशन करंट्स ठीक से नहीं हो पा रहा, वेदर ठीक से कंपीट नहीं कर पा रहा, तो होता क्या है, जेट स्ट्रीम है वो थोड़ी लूज हो जाती है। और जैसे लूज होती है ये देखिए वेवर करने लगती है, मतलब मिएंडर करती है और फैलने लगती है। और फैलने के कारण क्या होता है, जो ठंडा जो हीट वेव्स है ना यहाँ की, जो गर्म पानी वो हवा है वो नॉर्थ की तरफ मूव करती है, और जो ठंडा एरिया है वो कहीं कहीं से अंदर चला आता है। इससे क्या होता है, कुछ एरियाज में कड़ाके की ठंड पड़ती है और जिन एरियाज में ठंड पड़नी चाहिए वहाँ थोड़ी गर्मी पड़ जाती है। तो जब जेट स्ट्रीम ये जेट स्ट्रीम कमजोर होता है, तो जो कोल्ड एयर मूव करती है साउथ की तरफ, उसे कहते हैं पोलर वर्टेक्स। पोलर वर्टेक्स एक्सपेंड कर देता है और उसकी वजह से क्या होता है, आर्कटिक गर्म हो जाता है और जो नीचे का एरिया ज्यादा ठंडा हो जाता है। इसका मतलब होता है कि अमेरिका में कड़ाके की ठंड पड़ती है और आर्कटिक का रीजन का जो ऊपर पोलर वर्टेक्स है, देखिए इस फिगर में ठीक से दिख रहा है, ये वीकन हो गया। तो यहाँ नॉर्मली जो होता है गर्मी नहीं होनी चाहिए, अब ज्यादा गर्म हो जाएगा ये रीजन। और ये देखिए पोलर वर्टेक्स जेट स्ट्रीम वीकन हो रहे हैं, तो आर्कटिक का रीजन ज्यादा गर्म होगा, बल्कि जो ठंडा रहना चाहिए उसके मुकाबले। तो ये जो भी हुआ वो पोलर वर्टेक्स फॉल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आपका ओशन करंट ठीक से काम नहीं कर पा रहे। और दूसरी वजह ये है कि आपका ऑलरेडी जो नॉर्मल जेट स्ट्रीम का मोशन है वो भी ठीक से नहीं हो रहा। अब जेट स्ट्रीम क्यों ठीक से नहीं घूम रही? जेट स्ट्रीम वीकन होने की वजह से जो पोलर विंड और पोलर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता, उसकी वजह से पोलर वॉर्टेक्स हो जाता है। पोलर वॉर्टेक्स होगा तो ठंड जो है वो बाकी एरिया में फैल जाएगी। नीचे यूएसए में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, और आर्कटिक जो होता है वो ज़्यादा तेजी से गर्म होने के कारण इस पोलर वॉर्टेक्स को खराब करता है, और इससे बाकी एरिया में ठंड बढ़ जाती है और एयर डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो जाता है। अब अगर आप खुद ही बताइए, जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन है वार्म एयर अगर यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगी तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन है उसका टेम्परेचर खराब होगा, यहाँ इसका मूवमेंट से या नीचे जो पेरू का रीजन है वहाँ पे टेम्परेचर खराब होगा, तो लॉन्ग टर्म में मानसून पे इम्पैक्ट होगा, तो सारी हवाओं पे इसका खराब असर होगा। तो तीसरा कारण हो गया जिसकी वजह से आर्कटिक में ज़्यादा
मेल्टिंग हो रही है और आर्कटिक ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो इसके बाद आइए अब हम देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होता है फ्लोरा एंड फौना के ऊपर। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि आइस की वजह से फॉग क्रिएट होती है। फॉग से क्या होता है हमें पहले पता है, अल्बीडो कम होता है कि बर्फ पे रोशनी आ नहीं पाती तो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। तो मगर इसके अलावा एक और चीज होती है जो टेम्परेचर डिफरेंस है लैंड और सी का जो होना चाहिए, ओशन में और एयर में जो डिफरेंस होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो जो आसपास के जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाते। फॉग की वजह से प्लांट ग्रोथ भी रुकती है, हमें पता ही है ये। परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट क्या होता है बताइए। परमाफ्रॉस्ट वो रीजन होता है जो लगातार 2 या 3 सालों तक बर्फ के फॉर्म में हो, मतलब जम चुका हो 2-3 साल तक, उसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज। परमाफ्रॉस्ट जो हो रहा है वो थॉ कर रहा है, मतलब परमाफ्रॉस्ट पिघल रही है। परमाफ्रॉस्ट जो आर्कटिक के आसपास की जमीन है वो पूरी जमी हुई बर्फ एक तरह से। उस जमी हुई बर्फ के अंदर कई तरह की गैसेस, स्पेसिफिकली मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जमा होती है और वो वहां रहती है उसके अंदर। परमाफ्रॉस्ट जब पिघलती है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा गैसें बाहर आती हैं जिससे पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग फैलेंगी। तो परमाफ्रॉस्ट मतलब होता है परमानेंटली फ्रॉस्ट, हमेशा हमेशा के लिए जमी हुई जमीनें। लेकिन क्योंकि अब पानी घट रहा है, वाटरवेज कम बढ़ रहे हैं, शिपिंग रूट बढ़ रहा है, वहाँ पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ रहा है, ये परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है। परमाफ्रॉस्ट की पिघलने की प्रक्रिया, इसमें वो तेज़ी से पिघल रहा है, उसमें कई सारे गड्ढे बन रहे हैं, इसको कहते हैं थर्मोक्रास्ट। ठीक है, अब देखिए तस्वीर के दौरान हम देखेंगे थर्मोक्रास्ट क्या होता है। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, ये परमाफ्रॉस्ट है, यानी बर्फ की पूरी परत ही मिट्टी की जम चुकी है, बर्फ जमी हुई बर्फ है, ये यहाँ ऐसे फ्लो कर रही है। अब क्या है कि जब जब ये पिघलेगी तो यहाँ इसके अंदर जो ढेर सारा मीथेन जमा था वो मीथेन निकल के अंतरिक्ष में जाएगा। इसमें जो मीथेन थी, मीथेन निकल के बाहर आएगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, मीथेन क्रिएट होगा और परमाफ्रॉस्ट और ज्यादा पिघलेगा। मतलब वहां पे देख रहे एक चेन बनती जा रही है, मीथेन निकला, गर्म हुआ, ग्रीन हाउस गैसेज आई, CO2 फॉर्म हुआ, CO2 की वजह से टेम्परेचर बढ़ा सरफेस का और ज़्यादा, इससे परमाफ्रॉस्ट पिघला। तो ये जो बबल्स वगैरह दिख रहे हैं सब वही दिखा रहा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे होल्स बनते जा रहे हैं आर्कटिक के ऊपर और परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है। परमाफ्रॉस्ट पिघलेगा तो इसके ऊपर जो पेड़ हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, वो बढ़ नहीं पाएंगे। उसके ऊपर ऑलरेडी वहाँ जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो काफ़ी बुरी तरह प्रभावित है, तो एरिया चहुं ओर से इसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब ये खराब होगा, लेट्स से परमाफ्रॉस्ट में गड़बड़ हुई तो आर्कटिक के टेम्परेचर में गड़बड़ होगी, टेम्परेचर में गड़बड़ होगी तो विंड पैटर्न में गड़बड़ होगी, उससे ओशन पैटर्न्स में गड़बड़ होगी और ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर जाएगा। तो ये है वो कारण जिसकी वजह से आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक का रीजन इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं आर्कटिक एक्यूमुलेशन या आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। ये क्या हो रहा है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और हमने इसके 3 प्रमुख कारण पढ़े। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि परमाफ्रॉस्ट क्या है, अब मुझे बताइए, तुरंत हमने भी कवर किया है। इसकी क्विक थॉइंग से क्या होगा, क्या फर्क पड़ने वाला है। थॉइंग मतलब होता ही है पिघलना, तो क्विक थॉइंग से परमाफ्रॉस्ट की क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है। मैंने आपको सिर्फ एक पॉइंट बताया, इसके काफ़ी विविड कारण है, इसका एक अलग से टॉपिक बनता है, तो आप इसको पढ़िए ज्योग्राफी में। दूसरा टॉपिक कि आर्कटिक अगर गर्म हो रहा है तो इसके क्या कारण है, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। क्या क्या थ्रेट एनवायरमेंट पे इसकी वजह से। आप मुझे बताइए पोलर वॉर्टेक्स क्या होता है। आप मुझे बताइए लोकल वेदर किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज में एक ट्रेंड जो बन रहा है, लोकल वेदर कहीं का खराब होगा उससे पूरे क्लाइमेट चेंज पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। ये नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, हमने तुरंत पढ़ा है, नहीं पता तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लें। तो ये तो हो गया हमारा आर्कटिक की वार्मिंग अप। अब इसकी वजह से बाकी क्या इंपैक्ट हो रहा है हम उसको कवर करेंगे। अब जैसे हमें पता चला कि वहाँ बर्फ पिघल रही है और कई सारे बदलाव हो रहे हैं आर्कटिक में, तो आर्कटिक में एक नई हॉल लग चुकी है जहाँ पर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, वो फ्रेजाइल हो रहा है, मतलब बर्फें पिघल रही हैं, पोलर बेयर्स, पतले पतले पोलर बेयर्स देखने को मिले जिनको रहने के लिए आशाना नहीं मिल रहा क्योंकि सारी बर्फ पिघल रही है। वहां से नए रूट्स भी क्रिएट हो रहे हैं। लेट्स से आर्कटिक की बर्फ पिघलेगी तो जो हमेशा हमेशा जमा हुआ रीजन होता था वहां से अब रूट निकल रहे हैं, वो रूट 10 साल में और क्लियर हो जाएंगे, तो उन रूट्स को कैप्चर करने की अलग और लगी हुई है। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से वहां क्या इंपॉर्टेंट है और ये आर्कटिक में अब जो गेम शुरू हो गई है ये क्या है, अभी हम समझेंगे। तो वो समझने से पहले आइए देखते हैं एक नॉर्मल सा मैप कि कैसे बर्फ पिघलने से कंट्रीज क्लेम करना चाह रही है नई नई चीजें। अब ये देखिए, ये आर्कटिक का एरिया है, पिघल रहा है बर्फ का एरिया। तो जैसे एरिया पिघलेगा यहाँ एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो पाएगी। एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होने का मतलब है वहाँ पे कई सारे खनिज पदार्थ हैं जो बाकी देश कब्जा करना चाहेंगे। अब देखिए ये नॉर्मली ऐसा था, ठीक है, यहाँ देखिए व्हाइट कलर का रीजन, अभी घट के यहाँ स्पेस बना, कुछ कुछ समय में ये 2040 के आसपास पूरी तरह पिघल के खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा एक ओपन एरिया होगा जहाँ अलग अलग देशों के टेरिटोरियल क्लेम है, जहाँ कनाडा का क्लेम है, USA का क्लेम है, रशिया का सबसे ज़्यादा क्लेम है, फिर नॉर्वे का क्लेम है, डेनमार्क का क्लेम है। तो इन सभी कंट्रीज ने अपने क्लेम कर रखे हैं भाई हमारा एरिया इतना, हमारा एरिया इतना, जैसा हमने साउथ चाइना सी या बाकी जगहों देखा है जहां ऑलरेडी सीज हैं। ये सी क्रिएट हो रहा है, नया एरिया आएगा, जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है वो अलग है, पर यहाँ एक अलग हॉड़ मची हुई है रिसोर्सेज की। तो देखते हैं
कि डिमांड्स क्या है। टेरिटोरियल डिमांड्स यहाँ पर है कि एक नया ग्लोबल पावर ऑफ कंपटीशन, ग्लोबल पावर का कंपटीशन यहाँ आ चुका है। इसमें 5-6 मेन प्लेयर हैं। एक तो आर्कटिक में जो प्रमुख कंट्रीज हैं, यूएसए, रशिया, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क और चाइना भी यहाँ है। चाइना हालांकि आर्कटिक कंट्री नहीं है, पर चाइना का जो BRI है उसके तहत वो एक पोलर सिल्क रोड बनाना चाहता है, उसके हिस्से में भी आता है, जो भारत के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी करता है। देखते हैं कि टेरिटोरियल डिमांड्स कैसी कैसी हैं। यहाँ जो स्वालबार्ड है, जो नॉर्वे का है, स्वालबार्ड में क्या है इंपॉर्टेंट है, स्वालबार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है आप मुझे बताइए। स्वालबार्ड के बारे में थोड़ा पता करिए कि स्वालबार्ड में क्या है, स्वालबार्ड में क्या कोई ट्रीटी हुई थी, क्या था नहीं था। स्वालबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ज्योग्राफिकली। अब यहाँ ग्रीनलैंड है, जो हाल में यूएस खरीदने की भी बात कर रहा था। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम ग्रीनलैंड खरीदना चाहते हैं यूएसए से। तो वो भी एक इशारा करता है कि इंपॉर्टेंस रीजन की तरफ बढ़ गई है। अब यहाँ अलग अलग कंपनीज अलग अलग एरियाज को डिमांड कर रही हैं। अब इस डिमांड के बीच कंपटीशन क्यों है? क्योंकि यहां पर नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं इस डिजास्टर के बीच में। 1990 में ये बर्फ ऐसी दिखती थी, 2012 में बर्फ इतनी घट गई, देखिए कितना कम हो गया जो परमानेंट आइस थी। अब यहाँ इतना कम हो चुकी है, यहाँ रूट क्रिएट हो गए। यहाँ पहले देखिए कुछ रास्ते का रूट, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ कोई रूट नहीं था निकलने का, ये एरिया पूरा ब्लॉक था। अब यहाँ रूट निकल गए हैं निकलने का। तो यहाँ जो रूट निकलेगा तो इधर की जितनी कंट्रीज है, रशिया वगैरह, वो अटलांटिक में जा पाएंगी और पैसिफिक में भी जा पाएंगी। तो एक नया सी रूट बन रहा है। सी रूट बनने के अलावा यहाँ जो नए नए पदार्थ हैं वो बाहर आ रहे हैं। तो हर देश चाहता है जो उस रीजन में कि वो कब्जा कर सके ज़्यादा से ज़्यादा एरिया, ताकि वो उसका फायदा उठा सके। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो नए जियोपॉलिटिकल चेंजेस हैं उसमें बता सकते हैं, एनवायरमेंट चेंज भी हो रहा है। एनवायरमेंट चेंज की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से नए रूट्स बनेंगे। नए रूट्स पे फिर एक नई गाड़ियां चलेंगी, नए शिप्स आएंगे, नई वेसल्स, सबमरीन। इस एरिया का मिलिटराइजेशन हो जाएगा। मिलिटराइजेशन होता ही पोल्यूशन और बढ़ेगा, उससे बाकी चीजें होती चली जाएंगी। तो जो एक चक्र है, वो चक्र एक दूसरे के पूरक होते हैं और वो चक्र बहुत खतरनाक है हमारे एनवायरमेंट के लिए। अब देखिए नए रूट्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं। देखिए 2006 के आसपास ऐसे रूट्स बनने स्टार्ट हुए, ठीक है। ये देखिए धीरे धीरे करके कितना ज़रा यहाँ पे विड्थ बनता जा रहा है, पतले पतले विड्थ है। नॉर्मली पहले इधर से मूवमेंट होती थी सारी की सारी, अब यहाँ रूट बनते जा रहा है। पहले यहाँ भी मूवमेंट नहीं थी, अब यहाँ स्टार्ट हुई। तो लोगों का मानना है कि 2049 और 2059 के आसपास आपके रूट्स ऐसे बन जाएंगे। मतलब ग्रीनलैंड के साइड से आप आ रहे हैं, रशिया के पास रूट्स होंगे, आप कनाडा से सीधा आ सकेंगे, अलास्का से आ सकेंगे। तो अमेरिका, रशिया और ये पूरा रीजन खुल जाएगा। जैसे रीजन खुलेगा, यहाँ जो एक वेल्थ है वो सामने आएगी। वेल्थ कैसी है देखिए, नॉर्थ पोल आर्कटिक था, अब यहाँ नॉर्थ सी से नॉर्दर्न सी रूट बनेगा जो पीछे के साइड से कनेक्ट करेगा। और तो यहाँ जितने देखेंगे, यहाँ बैरेंट सी है, यहाँ कारा सी है, नॉर्वेजियन सी है, हर सी के आसपास बहुत सारे पोटेंशियल ऑयल गैस फील्ड्स हैं, ठीक है। ये अभी तक 2012 का एक्सटेंट है, ठीक है। ये आर्कटिक एक्सटेंट है, घटेगा। जितना घटेगा, देख रहे हैं, उतना ज़्यादा आप इन देशों के पास मौका है एक्सप्लोरेशन का। एक्सप्लोरेशन मतलब पोल्यूशन, पोल्यूशन मतलब और ज़्यादा बर्फ पिघलना। तो ऐसा देखा जा रहा है कि 2049 तक नया रूट क्रिएट हो जाएगा। इसे नॉर्थ ईस्ट पैसेज कहेंगे। नॉर्थ ईस्ट पैसेज क्या होगा? ये रूट जो रशिया के इस रीजन को, यानी जापान चाइना के पास से आप लेके जाएंगे, अलास्का होते हुए सीधा यहाँ से आप नॉर्वे जा सकेंगे। तो इस रूट में जो रशिया का ये रीजन है साइबेरिया का, जहाँ पर नॉर्दर्न सी के आसपास उनके पास रूट्स नहीं थे, गर्म पानी के उनके पास एरियाज नहीं थे जहाँ वो शिप पोस्ट कर पाए, वहाँ वो कर पाएंगे। उनका सेंट पीटर्सबर्ग का एरिया जो था, उस पर व्यापार और ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा मौके क्रिएट होंगे, एक नया रूट क्रिएट हो जाएगा। तो जो अभी रूट था मेनली रशिया के लिए, वैसा रूट था। और नॉर्मल दुनिया भर यहाँ से ट्रेडिंग करती है। ये ब्लू रूट आपको दिख रहा है, स्वेज रूट। लेकिन अब स्वेज रूट के अलावा मान के चलो इन्हें रॉटरडैम से किसी को या योकोहामा लाना था, तो कितना लंबा रूट पड़ेगा। लेकिन अब योकोहामा आने के लिए आप सीधा यहाँ से आ सकते हैं, इस रूट से, आर्कटिक के पीछे से। तो कितनी ज़्यादा, लगभग 10,000 किलोमीटर का आपका स्पेस बच रहा है, और इससे फ्यूल बचेगा। तो जो रूट चेंज होगा, रूट से सिर्फ रूट चेंज नहीं होता, रूट्स के एरियाज, कंट्रीज, टैक्सेस, स्ट्रक्चर, एनवायरमेंट, इंडस्ट्री सब चेंज होती है। तो यहाँ कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है नॉर्थ ईस्ट पैसेजवे के आसपास, जहाँ जहाँ चाइना चाहेगा कि वो जो इसका यहाँ वो अपना BRI कॉरिडोर बना रहा है, यहाँ से गुजरता हुआ BRI कॉरिडोर, उसको यहाँ कनेक्ट करके ले जाए वो, ताकि वो यूरोप को और यहाँ अंदर ही अंदर बिना सी रूट पे गए हुए यहीं से काम कर पाए। तो जो नए रूट्स बन रहे हैं, इन रूट्स की वजह से एग्जिस्टिंग रूट्स पे काफ़ी प्रेशर पड़ेगा। तो ये रूट याद रखिए आज या कल नहीं बन रहे हैं, इनको लंबा समय लगेगा। और 2050 तक ही माना जा रहा है कि इतना ज़रा तापमान बदल जाएगा, इतनी गर्मी हो जाएगी, ये रूट बन जाएंगे। तो इनसे क्या होगा, एक नया सप्लाई चेन क्रिएट हो जाएगी। सप्लाई चेन्स मतलब मैं बताना चाहूँगा, सप्लाई चेन्स मतलब यहाँ जो नया रूट बनेगा इसके आसपास पूरी इंडस्ट्री डेवलप होगी। तो जो गैस सप्लाई है, जो नए रिसोर्सेज निकलेंगे, रशिया और चाइना के बीच एक ऑयल पाइपलाइन की डील हुई थी, तो रशिया
और रशिया सीधा सप्लाई यहाँ से चाइना को कर देगा, ठीक है, सॉरी यहाँ चाइना है ही नहीं, सॉरी, चाइना को यहाँ सप्लाई कर देगा वो, या तो जो भी रूट पकड़े वो या तो सीधा सप्लाई करे, या उसको इंडिया के साथ ट्रेड करना है तो वो लैंड रूट का यूज़ करेगा थ्रू चाइना, या फिर वो अगर जापान से कोई ट्रेड कर रहा है या जापान के आगे कंट्री मूव करिए तो वहाँ से कर सकता है। इंडिया ने हाल में एक पोर्ट चेन्नई तो कहाँ व्लादिवोस्तोक में किया था, वो भी आप इसको कवर करना कि वो भी एक इंडिया ने अपना सी रूट चेंज करने की कोशिश की थी इस रीजन के आसपास। इसको भी उस गेम के टैक्टिक में समझा जा सकता है कि इंडिया को भी अगर आर्कटिक का कल को चेंज हुआ सेटअप तो इंडिया उसके लिए कितना तैयार है, उस सप्लाई चेन्स पे क्या इंपैक्ट होगा प्रेजेंटली, कि नया जैसा चेन बनेगा तो रशिया का फार ईस्ट कनेक्ट हो पाएगा। तो 1970 में पहली बार एक जहाज गया था पानी का यहाँ से यहाँ, और आज ये पूरा रूट खुलने की बात हो रही है, तो इतना ज़्यादा इंपैक्ट हो रहा है पोल्यूशन, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज का। तो इसको आप कई जगह यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिवली नेगेटिवली, कि भाई इतना ज़रा आपने बदलाव कर दिया तो नया रूट खड़ा होगा तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। अब समस्या ये होंगी कि इसके साथ जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है। रशिया, चाइना और यूएसए की तीन जो बड़ी पावर्स हैं रीजन में, कैसे पॉलिटिक्स चेंज हो रही है। अब देखिए, चाइना का हिसाब है कि चाइना यहाँ से लैंड रूट बनाएगा, ठीक है, नॉर्वे के पास जाके जब ये खुलेगा तो वो सीधा यहाँ रशिया के साथ ट्रेड कर पाएगा। ऑलरेडी उनकी गैस पाइपलाइन है, ऑलरेडी उनका बीआरआई कॉरिडोर में हिस्सा बनने वाला है रशिया, और ऑलरेडी वो चाहते हैं कि बिना ये स्टेट ऑफ मलक्का या ये रीजन को टच किए नीचे वाला जहाँ से उनका इनका डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है अपने एनर्जी नीड्स को लेके, मार्केट नीड्स को लेके, वो चाहेंगे कि इसी रीजन से मतलब इंडिया और ये इधर के रीजन के ऊपर ऊपर काम करे जहाँ अमेरिका उनको कुछ ना कर पाए। तो चाइना ने एक नया पेपर क्रिएट किया था जिसमें उसने बताया था सेंट्रल पैसेज, ट्रांस आर्कटिक पैसेज मतलब सेंट्रल पैसेज, जहां वो नॉर्थ सी रूट का इस्तेमाल करते हुए एक नया सिल्क रोड बनाएगा। इसे कहते हैं पोलर सिल्क रोड। पोलर सिल्क रोड मतलब पोल के होते हुए उनका सिल्क रोड। नॉर्मल सिल्क रोड जो आपने पढ़ा है OROB का, वो आपका कुछ इस तरह मूव करता है कि वो उन्होंने एक यहाँ बना दिया, ठीक है, फिर उनका एक प्लान है कि ये रूट इधर से कनेक्ट करेगा, एक रूट यहाँ ऐसे जाएगा, तो वो जो सिल्क रोड बना रहे हैं उस सिल्क रोड में ये हिस्सा भी ऐड हो जाएगा, तो पूरी धरती को कवर कर रहे हैं। लेकिन जो नॉर्दर्न सी रूट है, ये नॉर्दर्न सी रूट आप यहाँ ब्लू वाली लाइन से देख रहे हैं, ये चाइना को ऑप्शन देगा कई जगह से ऑपरेट करने का। कई जगह से कैसे ऑपरेट करने का, वो वाया रशिया ही ट्रेड कर सकता है, वाया रशिया एनर्जी डिमांड्स को मीट कर सकता है। जो लैंड रूट्स उसने यहाँ से बनाए हैं ईस्ट एशिया के थ्रू जाके वो ईस्टर्न यूरोप जाएगा और वहां से भी कनेक्ट कर पाएगा वो बाकी एरियाज को। तो ये एक आईआर में चेंजेस हो रहे हैं। इसकी वजह से ये है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो वहां पे गैस एंड ऑयल रिजर्व है, वहां पे इनकी मशीनें पहुंच पाएंगी, रिसर्च कर पाएंगे। ऑलरेडी एलएनजी ने का जो प्रोजेक्ट है चाइना रशिया का एक बड़ा प्रोजेक्ट है यामल एलएनजी प्रोजेक्ट, उसको फंडिंग की बात कर रही है चाइना, वहां पे स्टेक्स ले लिए। यहां तक कि इंडिया ने भी ओएनजीसी विदेश ने स्टेक कर रखी है रशिया के साथ एक्सप्लोरेशन के लिए उस रीजन में। यूएसए सिक्योर बेस बना रहा है ग्रीनलैंड या कनाडा के आसपास। यूएसए कोशिश कर रहा है कि वो भी कोशिश कर रहा है कि अलास्का के रीजन में कुछ बेस बनाई जाए ताकि वो भी वहाँ का फायदा उठा सके। अब रशिया ने ऑलरेडी हाल में ये सब करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब मैं आपको एक बार दोबारा बताऊंगा। देखिए, जैसे ये रूट्स हमने बात की, ये रूट्स हो रहे हैं, ये ऐसे शिपिंग होगी, इसके लिए काम स्टार्ट हो चुके हैं। हमने पता चला नॉर्वे भी कह रहा हम भी और एक्सप्लोरेशन करेंगे, चाइना वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रही है, इंडिया रिलेट कर पा रही है, एक रोड फंड क्रिएट कर दिया है चाइना ने वहाँ के लिए। यूएसए वहाँ सिक्योर करना चाहता है बेसिस। तो वहाँ होगा क्या इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में हाल में एक बहुत बड़ा ऑयल लीक हुआ था, अंबर नाया ऑयल लीक। रशिया का ऑयल टैंक लीक हुआ था जिससे समुद्र में पानी फैल गया था, एक नदी में वहाँ पानी फैल गया था। वो नदी का नाम था अंबर नाया रिवर, जो कि लेक टेंसिनो के पास थी, ठीक है। एक प्लांट था इनका नॉरिल्स्क निकल, ठीक है, नॉरिल्स्क एक जगह का नाम है, वहां पर ये प्लांट था, थर्मोन्यूक्लियर प्लांट, जो मॉस्को से लगभग 3000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में। जो मॉस्को से 3000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, यहां पर एक ऑयल लीक हुआ, और वो ऑयल लीक बहुत बहुत खतरनाक ऑयल लीक था। यहां से ऑयल स्पिल हुआ, ये इस लेक प्यानसिनो में गया, अंबरसेना रिवर में गया। तो ये साइबेरिया के रीजन में ही हो रहा है। अब आप बताएंगे क्यों हो रहा है। देखिए, इतनी ज़्यादा ये ज़मीन परमाफ्रॉस्ट पे बनी हुई है पूरी, ठीक है। परमाफ्रॉस्ट पे इसका इतना बुरा असर होगा कि और ज़्यादा जो हमने वो कवर किया सब एक के बाद एक एक्सीडेंट होंगे, टाइम बढ़ेगा, भी कुछ नहीं है। तब एक एक्सीडेंट हुआ तो इतना असर हुआ है यहाँ के एनवायरमेंट पे। कारासी के पास है, ये आपको याद रहना चाहिए। कारासी के पास बड़ा सी कोई भी आसपास हो किसी चीज़ के तो आपको पता होना चाहिए। अभी इस मैप में देखिए, ये रहा कारासी, यहाँ आपका अमोर्निया रिवर है, इसके पास क्या था, नॉरिल्स जगह का नाम है, नॉरिल्स्क निकल उस प्लांट का नाम था जहां ये ऑयल लीक हुई थी। तो ये ऑयल लीक, ये पावर प्लांट, ये सबको पता होना चाहिए, पर ये आपको कनेक्ट करना चाहिए कि इससे होगा क्या। आर्कटिक सर्कल में ऑयल लीक हुई, इस लेक पे पानी गया, ऐसे रेड हो गया, 6 बैरल लगभग यहाँ पर निकले थे। तो इसका मतलब ये
कितनी तेजी से परमाफ्रॉस्ट पे से कितना बुरा असर होगा अगर ये लीक्स और होंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो और पुश करेंगे इन्वेस्टमेंट के साथ। तो पुतिन ने भी डिक्लेयर किया थी, इमरजेंसी प्रेसिडेंट पुतिन ने, तो वो दिखाता है कि परमाफ्रॉस्ट अगर मेल्ट होगी तो कितना नुकसान हो सकता है एनवायरमेंट पर। एनवायरमेंट के साथ साथ अगर परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होगी तो जो ये लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट के लिए पाइपलाइंस बिछ रही हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए शिप्स इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उन पे भी इसका बुरा असर होगा, वो भी तो पिघलेंगे, तो समस्या क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए लोग क्या करेंगे? उसके लिए इनका प्लान है कि ऐसी तैयारी की जाए जो कि या तो आइलैंड्स बनाए जाए या उनको तेजी से पिघलने दिया जाए, ताकि उसके बाद वहां पे काम स्टार्ट किया जाए। तो वो एनवायरमेंट के लिए और खतरनाक हो सकता है। तो इसके लिए आप करेंगे क्या? इसका एक ही उपाय है कि दुनिया के देश साथ में आए। अब आप सवाल होगा कि पहले भाई जैसे हर जगह ग्रुप होता है, तो आर्कटिक में भी कोई ग्रुप होगा, काउंसिल होगा उसको बचाने के लिए। तो हमें पता है कि आर्कटिक काउंसिल है, इसमें 8 देश हैं प्रमुख, ठीक है। अब ये आर्कटिक काउंसिल कब बना? आर्कटिक काउंसिल बना था 1991 में, और ओटावा डिक्लेरेशन साइन हुई थी 1996 में, जिसमें आर्कटिक काउंसिल को फोरम बनाया गया। आर्कटिक फोरम 1996 में कौन सी डिक्लेरेशन हुई थी? ओटावा डिक्लेरेशन। ओटावा कहाँ है आप मुझे बताइए, बहुत फेमस जगह है ओटावा। और ये 8 कंट्रीज जो आर्कटिक सर्कल की जो आप इसमें देख रहे हैं, इंडिया अभी इसमें एक मेंबर है, मेंबर स्टेट नहीं है पर ऑब्जर्वर है। मेरा कहने का मतलब जैसे चाइना ऑब्जर्वर है, इंडिया ऑब्जर्वर है, जो रेड में दिख रहे हैं वो ऑब्जर्वर है, बाकी 8 मेंबर कंट्रीज है। मेंबर कंट्रीज ऑब्वियसली कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, रशिया, स्वीडन, आइसलैंड और यूएसए। तो जो 8 देश इनके मेंबर्स हैं, इनके बीच में बातचीत हुई थी कि भाई हम कैसे इस चीज़ को सॉल्व करें, पर इन देशों के बीच कभी कोई समन्वय नहीं बन पाया, एक कॉमनैलिटी नहीं बन पाई। उल्टा ये लोग कोशिश कर रहे थे ज़्यादा स्क्रैम्बल फायदा उठाने का। अब जरूरत यह है कि ग्लोबली प्रेशर बनाया जाए इनके ऊपर कि भाई आप कुछ तो सेफगार्ड क्रिएट करो आर्कटिक के लिए, नहीं तो इसका इम्पैक्ट जो है वो मानसून से लेके पोलर वॉर्टेक्स से लेके ट्रेड रूट से लेके और तूफानों तक, साइक्लोन तक बढ़ते जाए रीजन में, सब पे इम्पैक्ट कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, हमें पता है परमाफ्रॉस्ट आएगा तो ज़्यादा CO2 बनेगी, कई सारी समस्याएं हैं। ये तो हो गया ओवरऑल असेसमेंट थ्रू दैट एंगल। अब इंडिया के हिसाब से क्या समस्या है? आर्कटिक में इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था कब? 2013 में। 2013 में आर्कटिक एक काउंसिल हुई थी किरोना स्वीडन में, जहां पे इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला। अब इंडिया ऑब्जर्वर स्टेटस ले चुका है, इंडिया भी नेगोशिएट कर सकता है, बात कर सकता है इन चीज़ों के ऊपर उनसे, और इंडिया सबसे अच्छी दोस्ती रखता है मेंबर से। इंडिया ऑलरेडी पोलर रिसर्च वेसल वहाँ भेज चुका है और कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा वहाँ रिसर्च भेजा जाए। इंडिया का हिमाद्री वहाँ पे ऑलरेडी रिसर्च स्टेशन था, और क्या क्या वहाँ पर रिसर्च स्टेशन, इसकी आप लिस्ट बनाइए। आर्कटिक के साथ अटलांटिक में क्या रिसर्च चल रहा है इंडिया का। थर्ड पोल जो हिमालय है, वहाँ पे इंडिया कौन सी रिसर्च। तो इस तरह से आपके पास एक चार्ट बन जाएगा कि इंडिया के रिसर्च स्टेशन इन आर्कटिक, इन अटलांटिक, इन इवन ऑन हिमालयाज। तो कोई SNT का पेपर हो, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हो, या फिर कोई अगर आपको पॉइंट्स ऐड करना तो इजीली पॉइंट ऐड हो जाते हैं एनवायरमेंट में भी और साइंस एंड टेक में भी। तो आर्कटिक में कुछ भी चेंज अगर होगा तो इंडिया के एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करेगा, इंडिया की स्ट्रेटजी को इम्पैक्ट करेगा, इंडिया के मानसून को इम्पैक्ट करेगा, इंडिया का वेदर इम्पैक्ट होगा। और इंडिया ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा डिजास्टर से त्रस्त कंट्री है। तो इंडिया का क्या इंटरेस्ट है आर्कटिक रीजन में? तो इंडिया के 4 मेन इंटरेस्ट है: साइंटिफिक, इन्वायरमेंटल, कॉमर्शियल एंड स्ट्रेटेजिक। फिर से बोलूंगा, साइंटिफिक, एनवायरमेंटल, कॉमर्शियल एंड स्ट्रेटेजिक। तो पहले आता है एनवायरमेंटल इंटरेस्ट पे। हम सबको पता है कि आर्कटिक क्लाइमेट जब बदलेगा मानसून पे प्रभाव होगा, क्योंकि देख रहे हैं जो जेट स्ट्रीम है वो बदल रही है, तो विंड पैटर्न चेंज हो जाएगा, बर्फ पिघल रही है, सी लेवल बढ़ेगा। सी लेवल अगर उतना ना भी बढ़ा, थोड़ा सा भी बढ़ा, तो इंडिया के आसपास कई जैसे ऐसे देश हैं जो डूब सकते हैं, जैसे मालदीव्स हो गया, बांग्लादेश हो गया, इवन इंडिया के आइलैंड्स, बंगाल के पास पानी का स्तर बढ़ सकता है, उड़ीसा के पास बढ़ सकता है। लेकिन जो इंडिया के आसपास का रीजन है वहाँ पर रेस्क्यू जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है रिफ्यूजी क्राइसिस को लेकर। इंडिया का खुद का एरिया है जिन्हें रेजिलेंट बनाना पड़ेगा। परमाफ्रॉस्ट पिघलती जा रही है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, इंडिया का ऑलरेडी काम मुश्किल हो जाएगा। तापमान कंट्रोल करना, इंडिया के टेम्परेचर ऑलरेडी 50 डिग्री तक हिट कर रहे हैं। तो ये तो हो गए इंडिया के इन्वायरमेंटल इंटरेस्ट, जिसमें आप और एक्सपेंड कर सकते हैं, बहुत से पॉइंट हैं। जो कमर्शियल इंटरेस्ट है वो इस तरह से है, जो हमने देखा है नए सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन बनेंगे, नए सी कम्युनिकेशन के लेन्स जो बन रहे हैं, इससे क्या होगा, इंडियन शोर्स पे लेस ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक कम होगा। तो इंडिया की ऑलरेडी आर्कटिक में ONGC विदेश वहाँ पे काम कर रही है, रशियन कंपनीज के साथ कोशिश की जा रही है कि जब वहाँ पे रूट खुले तो इंडिया तैयार हो वहाँ का फायदा उठाने के लिए कॉमर्शियली, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया का जो रूट है वहाँ से सी से जब रूट पास, तो इंडिया नेवी वहाँ इंगेज रहती है। इंडिया कोलंबो और सिंगापुर बहुत बड़े पोर्ट्स हैं, वहाँ पे अगर इंडिया के पास पोर्ट है, इंडिया के पास इम्पैक्ट होता है जहाँ पर वो उनकी नेवी वहाँ जो शिपिंग कंपनीज है वहाँ जाकर काम कर सकती हैं। अब एक नया रूट क्रिएट होगा तो वहाँ इंडियन कंपनीज काम नहीं कर पाएंगी, ये भी समस्या है। तो नए नए जो चेंजेस इमर्ज हो रहे हैं उसके हिसाब से क्या इंडियन कमर्शियल कंपनीज तैयार हैं, इंडिया की पॉलिसीज़ क्या है। अब साइंटिफिक कारण, साइंटिफिक इंडिया में आपको पता है 1923 में मैंने आपको बताया स्वालबार्ड में क्या हुआ था। स्वालबार्ड में ट्रीटी हुई थी 1923 में, जिसमें इंडिया बात की गई थी कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जाएगी नॉर्वे के स्वालबार्ड में।
तो इंडिया ने भी आर्कटिक से 2007 से शुरू किया, पर इंडिया ने कुछ वहां काम शुरू नहीं किया उस हद तक। अब इंडिया क्या, आप मुझे बताइए, चाहे हिमाद्री हो चाहे कुछ भी हो, पर इंडिया ने जिस स्तर पे इंडिया कर सकता था, इंडिया ने कोशिश नहीं की। अब इंडिया के लिए साइंटिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आर्कटिक के चेंजेस कैसे हो रहे हैं, यूएसए वगैरह के साथ रिसर्च में फोकस करना कि उसका क्या इंपैक्ट होगा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, ताकि इंडिया अपने खुद की तैयारी कर पाए। साइंटिफिक वो इंटरेस्ट, एनवायरमेंटल इंटरेस्ट है, और कौन कौन से इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या हो सकता है, सामरिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है? अब सामरिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैसे ही ट्रेड रूट चेंज होगा तो जो चोक पॉइंट्स हैं वो बदल जाएंगे। अब चोक पॉइंट्स कौन कौन से हैं? इंडिया के पास देखिए दो प्रमुख चोक पॉइंट्स हैं, एक है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और बलल मंदब। ये इंडियन आर्मी यहाँ रहती है, तो इजीली जाके आप कल को यहाँ पर इंडिया जाके दो नेवी की शिप्स खड़े कर देगी तो एरिया चोक हो जाएगा। तो चाइना का जो मूवमेंट है एनर्जी डिमांड्स का रुक सकता है। इंडिया बहुत सही जगह प्लेस्ड है अभी विद रिस्पेक्ट टू चाइना चोक पॉइंट्स के आसपास। इंडियन ओशन में इंडिया की नेवी है, चोक पॉइंट पे इजीली पहुंच के इस एरिया को बंद कर दे तो ये चोक कर जाएगा सप्लाई एनर्जी का। तो जंग के केस में इंडिया को बहुत स्ट्रेटेजिकली फायदा। अब एक नया लेन जो बन रहा है वो इंडिया के लिए काफी खतरनाक होगा कि यहाँ का रूट बन रहा है वो, जहां पे इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं है, चाहे वो नॉर्दर्न सी रूट हो पीछे से आ रहा है। तो रशिया के, चाइना के पास एक बैकअप होगा, और चाइना रशिया एक दूसरे पे डिपेंडेंट ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि चाइना की एनर्जी नीड्स रशिया से पूरी होगी। यहाँ नए रिसोर्स आएंगे तो नया और एक्सप्लोरेशन यहाँ पे खुलेगा, तो हो सकता है मार्केट यहाँ नया बने। तो इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, अब जो रूट आएगा तो यहाँ से तेल आएगा या यहाँ से तेल आएगा। तो जो इंपॉर्टेंस आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की है या स्ट्रेट ऑफ मलक्का की है वो हो जाएगी डैनिश स्ट्रेट के पास, ठीक है। तो रशिया अपनी फोकस यहाँ बढ़ाएगा, उसको दर्जनेलेस जो स्ट्रेट है उसके अलावा दूसरा आउटलेट मिलेगा। तो ये सारी चीजें इंडिया के लिए सामरिक रूप से स्ट्रेटेजिकली काफी खतरनाक हो रही हैं। तो इंडिया को चाहिए कि जो पोलर जो सी रूट बन रहा है, पोलर सिल्क रोड जिसका इंडिया विरोध कर रहा है बीआरआई का, वहां चाइना को चीपर एनर्जी नीड्स मिल जाएगी। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया को जरूरत है इंडिया वहां पहले पहुंचा रहे जित कैपेबिलिटी में हो सके। अगर इंडिया में रुक रहा है तो ठीक है, अगर एक्सप्लोरेशन चालू रहा और बर्बादी होती रही तो इंडिया को अपने सामरिक दृष्टिकोण से काम करना चाहिए। देखिए जब भी आंसर को आप लिख रहे हैं मेंस या कोई टॉपिक को देख रहे हैं तो एक आइडियलिस्टिक व्यू पॉइंट मत रखिए कि भाई ये तो बुरा हो रहा है, आर्कटिक पिघल रही है, लोग मर रहे हैं और हम यहाँ बात करें स्ट्रेटेजी की। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर एनवायरमेंटली वो काम नहीं हुआ, दुनिया की सच्चाई है कि कल को वहां पे ट्रेड रूट्स बनेंगे। तो इंडिया को तैयार होना चाहिए अपने शत्रुओं को लेकर भी, कल लड़ाई हुई तो इंडिया क्या तैयारी करेगा। तो खासतौर पे जापान रशिया के रिलेशन इससे चेंज हो जाएंगे, तो इंडिया को ये भी देखना होगा थ्रू जापान वो क्या रिलेशंस बढ़ा सकता है इस रूट के थ्रू। रशिया जापान और इंडिया रिलेशनशिप बढ़ सकती है। सिंगापुर कोलंबो पोर्ट जैसे मैंने बात की, यहाँ देखिए ये जो मेन दो पोर्ट्स हैं सिंगापुर कोलंबो, बहुत सारे शिप्स जाते हैं। तो इंडिया ने कोशिश करी है कि केरला के रीजन में कोई एक बड़ा पोर्ट डेवलप किया जाए, मेगा पोर्ट। इंडिया ऑलरेडी सेतु समुद्रम जो इंडिया का प्लान था वो चल रहा था, तो अब इंडिया को लॉन्ग टर्म में चेंजेस देखने पड़ेंगे, कहीं बाहर इंडिया बेस बना सके उस रूट में। तो ये सारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इंडिया के। तो ये ओवरऑल इंडिया का हो गया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। और उसकी बात अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। देखिए जैसे ये एक पोलर बेयर की तस्वीर आई थी और ये टूटते जो आप देख रहे हैं आइस बर्ग्स टूट रहे हैं, तो काफ़ी समस्याएं हैं इन्वायरमेंटली। तो क्या इसकी कॉस्ट हो सकती है? सी रूट्स बनेंगे, कम्युनिकेशन होगा, अच्छी बात है, लेकिन सी लेवल बढ़ने के बाद नेचुरल डिजास्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों हमने कवर किया, क्यों वार्मिंग हो रही है हमने डिस्कस किया, एक जो साइक्लिक पैटर्न है वो हमने डिस्कस किया। अब चाहे वो अमेरिका की बढ़ती ठंड हो, मानसून का फेल होना हो, पहाड़ आ जाना हुआ हो, ये सब एक दूसरे के ऊपर रीनेगोशिएट करके एक सर्कल बनाएंगे। कार्बन बढ़ेगा, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी, मीथेन ज्यादा होगा। तो कुछ कंट्रीज को हो सकता है तेल मिल जाए, फायदा हो, पर ओवरऑल दुनिया भर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये। तो इसका हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, इसके लिए बात करनी चाहिए। बात कैसे करेंगे? आप इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी वहाँ पे विजिलेंट होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे एक्सप्लोरेशन अलो करेंगे वो। उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि कौन कौन सी रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर वो रोक सकते हैं एक्सप्लोरेशन को, कहाँ कहाँ पे उन्हें एक्सपेंड करना है एक्सप्लोरेशन। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एनजीओज हो, चाहे यूएस हो, चाहे यूएनओ हो, या फिर जो ग्रीन पीस जैसी बड़ी एनजीओज हैं, इनको वहाँ पे और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए नेगोशिएट करने की। इंडिया को आर्कटिक में एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए, अपील करनी चाहिए और समर्थन करना चाहिए सस्टेनेबल एनवायरमेंटल काम का। अगर आपको एक्सप्लोर ही करना है तो सस्टेनेबली करें, ऐसे करें कि कार्बन एमिशंस ना हो, ऐसा कुछ करें कि आइस ना पिघले। जो चीज़ वहाँ से मूव की जा सकती है कहीं और मूव कराने में मदद करे। और रियलिस्टिकली भी इंडिया को जरूरत है कि इंडिया अपना एडेप्शन प्लान तैयार रखे कि इंडिया क्या कर सकता है और किस तरह आगे बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिया को उसमें करनी चाहिए और तैयार रहना चाहिए करने के लिए। तो आइए एक बार रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। हमने आज आर्कटिक वार्मिंग के बारे में पढ़ा, 3 रीजन पढ़े, ऑयल स्पिल कहाँ हुआ है, वो कहाँ हुआ, ये आपको याद रहना चाहिए। पोलर सिल्क रोड क्या है, इस रूट का इंपैक्ट इंडिया पे क्या हो सकता है, इंडस्ट्रीज पे क्या हो सकता है, आर्कटिक मेंबर्स कौन सी कंट्रीज हैं, और क्या थ्रेट है और क्या अप्रोच इंडिया को फॉलो करनी चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर। ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।